दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो कहानी मैं लेकर आई हूँ वो मेरी ही एक दोस्त ने मुझे सुनाया था, और जब मैंने पहली बार ये सुना तो मेरी रूह कांप गई। आज वो कहानी मैं आप सभी से अपने चैनल के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, दार्जिलिंग एक बेहद खूबसूरत शहर जो हर तरफ से वादियों से घिरा है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि जितना ये शहर बाहर से मोहक और खूबसूरत लगता है, उतना ही अंदर से खतरनाक भी हो सकता है। जी हाँ, खतरनाक। आज मैं आपको दार्जिलिंग का वही किस्सा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि जंगल और पुरानी इमारतें जितनी बाहर से सुंदर दिखती हैं, उतनी ही अंदर से रहस्यमयी और डरावनी हो सकती हैं। सालों पुराना दार्जिलिंग का हॉस्टल सेंट जॉर्ज। अंग्रेज़ों के ज़माने में बना हुआ, लाल ईंटों की ऊंची ऊंची दीवारें, भारी लकड़ी के दरवाजे और अंदर जाते ही सीलन और पुराने समय की गंध। कहते हैं इसकी नींव कैदियों से खुदवाई गई थी। उस दौर में जो भी संगीन अपराध करता था उसे जेल की सज़ा के साथ सरकारी कामों में लगाया जाता था, और इसी तरह इस हॉस्टल की नींव रखी गई। साल 1995, दिन शनिवार। 3 सहेलियां रितु, नीलम और काव्या एक नए सेशन के लिए पहली बार इस हॉस्टल में रहने आई। उन्हें कमरा नंबर 13 मिला और वो कमरा उन तीनों को बहुत पसंद आया। पहली रात तो सब ठीक रहा। तीनों बातें करते करते, हंसते हंसते कब सो गईं पता ही नहीं चला। लेकिन अगली रात से सब कुछ बदल गया। रात के 3 बजे काव्या को लगा जैसे कोई उसके बिस्तर के पास चल रहा है। उसने सोचा शायद नीलम होगी, लेकिन देखा तो दोनों सहेलियां गहरी नींद में सो रही थी। अचानक चर चर की आवाज के साथ खिड़की अपने आप खुली और ठंडी हवा अंदर आ गई। काव्या बेहद डर गई और चादर में खुद को ढक लिया। किसी तरह काव्या खुद को सुलाने की कोशिश करा और देखते ही देखते उसे नींद आ गई। सुबह उसने अपनी सहेलियों को यह बात बताई, लेकिन दोनों ने हंसते हुए कहा कि ये नई जगह है, तुम्हें वहम हुआ होगा। काव्या ने भी सोचा कि हो सकता है ये मेरा वहम हो। लेकिन फिर अगली रात नीलम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नीलम रात में बाथरूम के लिए उठी, तभी पीछे से किसी ने उसे धीमी आवाज में पुकारा, रुको, मेरी बात सुनो। ये सुनकर नीलम डर से कांप गई। पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। तभी ऊपर मंजिल से जंजीरों के घसीटने की आवाज उसे सुनाई दी, ऐसा जैसे कोई घसीट घसीट कर चल रहा हो। वो घबरा कर भागी और जाकर अपने बिस्तर पर चुपचाप सो गई। सुबह जब उसने ये बात वार्डन को बताया तो वार्डन गुस्से में आ गई और बोली कि ये इमारत पुरानी है, खिड़की दरवाजे से आवाज़ आती है, बेवजह की कहानियाँ मत बनाओ। तुम लोगों की वजह से हॉस्टल की और लड़कियाँ भी डर जाएंगी। ये सुनकर तीनों ने अब किसी से कुछ भी कहना बंद कर दिया, लेकिन ये किस्सा लगातार चलता रहा। एक दिन रितु रात में अचानक जागी। उसने देखा कि दीवार पर एक परछाई रेंग रही थी, मानो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही हो। फिर उसी परछाई ने जाकर बल्ब का स्विच बंद कर दिया और अचानक कमरे में घुप अंधेरा हो गया। रितु चीख पड़ी। उसकी चीख से दोनों सहेलियां उठ गईं और फिर तीनों घबरा कर एक दूसरे से चिपक गईं। उन्होंने अगले दिन भगवान की कुछ तस्वीरें अपने कमरे में लगा दी और ये सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस रात तो और भी भयानक घटना घटी। रात के 2:30 बजे काव्या अचानक उठी और कमरे से बाहर चली गई। वार्डन ने उसे देखा और आवाज़ लगाई, लेकिन काव्या नहीं रुकी। फिर वार्डन ने सीटी बजाई और पूरा हॉस्टल हड़कंप में मच गया। दरअसल काव्या हॉस्टल की छत से कूदने जा रही थी। तभी वार्डन ने उसे देख लिया और रोक दिया। अब तक तीनों को समझ आ चुका था कि यह हॉस्टल सामान्य नहीं है।
क्योंकि जो उन सबों के साथ हो रहा था वो भी सामान्य नहीं था। लेकिन वो सब करती भी तो क्या, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो उस हॉस्टल को छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि उन्होंने 1 साल की फीस पूरी भर दी थी। इसलिए उन्हें अब रहने के लिए कोई और तरीका अपनाना था। उन्होंने बहुत सोचा और विचारा, फिर जाके इस नतीजे पर पहुंची कि सबसे पहले उन्हें इस हॉस्टल का बॉर्न डिटेल निकालना होगा, जिससे ये पता चल सके कि इस हॉस्टल की नींव कब रखी गई थी। अगले दिन कॉलेज से क्लास खत्म करके वो तीनों सीधा लाइब्रेरी पहुंची। वहां जाकर उन्होंने वो किताब ढूंढनी शुरू कर दी जिसमें हॉस्टल का इतिहास लिखा हुआ था। काफ़ी ढूंढने पर वो किताब उन्हें मिल गई। वो तीनों किताब हॉस्टल के रूम पर ले आईं और पढ़ना शुरू किया। पहले तो उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे वो श्योर हो जाए कि यहीं से कोई गड़बड़ होगी, लेकिन पढ़ते पढ़ते उन्होंने उस किताब में एक अजीब बात देखी। उन्होंने देखा कि उस हॉस्टल को अंग्रेजों के ज़माने में बनवाया गया था, लेकिन उससे पहले इस हॉस्टल की जगह एक सेंट्रल जेल हुआ करता था जिसमें हजारों कैदी रहते थे। उन्होंने संगीन अपराध किए थे। इस जेल में तो दूसरे देश के फौजी कैदी भी शामिल थे जो स्ट्राइक में पकड़े गए थे और उन्हें यहीं रखा गया था, बेड़ियों में जकड़कर। इन कैदियों में औरत और मर्द दोनों शामिल थे। आगे ये भी उसमें लिखा था कि 5 साल बाद हर कैदी को उस जेल से निकालकर दूसरे जेल में शिफ्ट करते थे। उस फाइल में कुल मिलाकर 100 कैदियों के नाम की लिस्ट थी जो हॉस्टल बनने के पहले रहते थे। लास्ट में उनकी तब्दील के बाद उन्हें जब दूसरे बैरक में शिफ्ट कर दिया गया था तब 99 कैदियों का नाम शामिल किया गया, जिनमें से एक कैदी जिसका नाम श्याम बहादुर था, जो आर्मी ऑफिसर था, उसमें उस लिस्ट में नाम नहीं था। तीनों ये पढ़कर बहुत हैरान हुई। उन्होंने आगे फाइल ढूंढने की कोशिश की क्योंकि उस फाइल में सिर्फ उतना ही डिटेल था। वो तीनों जानना चाहती थी कि आखिर श्याम बहादुर को कहाँ रखा गया था। जब हॉस्टल बनाने के लिए उस जेल को खाली किया गया तो 100 नंबर का कैदी श्याम बहादुर उस लिस्ट में नहीं था। अगर वो उस लिस्ट में नहीं था तो आखिर वो गया कहाँ? उसकी फाइल ढूंढने के लिए तीनों ने पूरी लाइब्रेरी छान मारी, लेकिन श्याम बहादुर की फाइल नहीं मिली। शाम हो गई थी। शाम के तकरीबन 7:30 बज रहे थे। लाइब्रेरी बंद होने का समय हो चुका था। लाइब्रेरियन ने तीनों को वहां से जाने के लिए कह दिया। हार मानकर वो तीनों वहां से वापस लौटने के लिए मजबूर हो गई और वो तीनों वापस हॉस्टल लौट आई। मगर ये बात उन तीनों को सोने नहीं दे रही थी कि श्याम बहादुर का आखिर हुआ क्या, क्योंकि उन तीनों को ऐसा लग रहा था कि हो ना हो उसके साथ इस हॉस्टल में, जो कि पहले जेल था, कुछ गलत हुआ था। अगले दिन फिर वो तीनों कॉलेज ना जाकर सीधा लाइब्रेरी पहुंची और फिर से पूरी लाइब्रेरी में वो फाइल ढूंढने लगी। ऐसे करते करते 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हो गए, मगर वो फाइल नहीं मिली। लाइब्रेरियन हर दिन तीनों को अब नोटिस करने लगा था कि ये तीनों लाइब्रेरी तो आती हैं पर स्टडी नहीं करती और न जाने क्या ढूंढती रहती हैं, और दिन खत्म हो जाने के बाद ये वापस लौट जाती हैं। उन तीनों का अब हर दिन का हो गया था। फिर एक दिन तीनों लाइब्रेरी पहुंची और फिर से उसी फाइल को वापस से ढूंढने लगी। लाइब्रेरियन की नज़र जब उन पर पड़ी तो उसने उन तीनों से पूछा कि तुम तीनों हर दिन लाइब्रेरी आती हो और पूरा पूरा समय बिताती हो, मगर कुछ पढ़ती नहीं, बस कुछ ढूंढती रहती हो। मुझे बताओ तुम लोगों को क्या चाहिए? कोई ऐसी किताब
जो तुम लोगों को नहीं मिल रही। मैं ढूंढ कर देता हूँ। लाइब्रेरियन की बात सुनकर तीनों ने लाइब्रेरियन को देखा और फिर उसे सारी बात बताई, ये सोचकर कि हो सकता है लाइब्रेरियन उनकी कोई मदद कर सके। और ऐसा ही हुआ। पहले तो लाइब्रेरियन ने सारी बात सुनकर कहा कि ये तो बहुत ताज्जुब की बात है कि तुम लोगों ने इतने दिनों तक इस सब चीज़ों को झेला। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। और लाइब्रेरियन ने उन तीनों की हेल्प करने का वादा किया और कहा कि लाइब्रेरी में ही एक ऐसा गुप्त कमरा है जिसमें और भी किताबें, फाइलें और पुरानी पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। अगर तुम लोग चाहती हो तो मैं वो कमरा तुम लोगों के लिए खोल सकता हूँ। जो तुम लोगों को चाहिए वो शायद उस कमरे में हो। लेकिन लाइब्रेरियन की एक शर्त थी कि वो कमरा सुबह 7 बजे से सिर्फ शाम 4 बजे तक ही खुलेगा, क्योंकि उस 4 बजे के बाद लाइब्रेरियन का मैनेजर आ जाता है। अगर उसने वो कमरा खुला हुआ देख लिया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। तीनों ने लाइब्रेरियन की बात मान ली और अगले दिन 7 बजे लाइब्रेरी पहुंची। अगले दिन जब वो तीनों लाइब्रेरी पहुंची तो लाइब्रेरियन उन तीनों को उस गुप्त कमरे में ले गया और बिना दरवाज़ा बंद किए वहाँ से खुद वापस लौट आया। वो तीनों बहुत खुश थीं कि हो सकता है इसमें श्याम बहादुर की फाइल मिल जाए। और उन तीनों ने वो फाइल ढूंढना शुरू कर दिया। सुबह से लेकर शाम हो गई, 3:30 बज रहे थे। उन सबको अभी फाइल मिली ही नहीं थी। तीनों हताश और परेशान इसलिए क्योंकि लाइब्रेरियन ने उन्हें पहले ही कह दिया था कि वो सिर्फ 1 दिन का समय देगा उन्हें। अगर वो फाइल नहीं मिली जो वो ढूंढ रही हैं तो अगले दिन वो कमरा उन तीनों के लिए नहीं खुलेगा। देखते ही देखते समय बीता और शाम 4 बज गई। जैसा कि लाइब्रेरियन ने कहा था, वो उस कमरे में गया और उन तीनों को बाहर निकालने को सोचा। मगर जब वो कमरे में गया तो कमरे में उन तीनों के शरीर तो क्या, आवाज़ भी सुनाई नहीं दी। वो तीनों उस कमरे में थी ही नहीं। छोटा सा कमरा जिसमें किताबें भरी पड़ी हैं, लेकिन जो 3 बच्चियां थीं वो वहां नहीं थीं। लाइब्रेरियन परेशान हो गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि हो सकता है तीनों वो फाइल लेकर वापस लौट गई हों। इसलिए उसने उस कमरे का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया और वापस लौट आया। रात गहराने लगी। 10:30 बजे कमरे में घुप अंधेरा था। नीलम की आंख एकदम से खुली तो उसने पाया कि वो तीनों कमरे में पड़ी हुई हैं, बेहोश। नीलम ने अपने हाथ पे लगी कलाई घड़ी में समय देखा तो रात के 10:30 बज रहे थे। नीलम हड़बड़ा कर उठी और अपने दोनों दोस्तों को भी उठाने लगी। तब तीनों को होश आया तो उन तीनों ने पाया कि वो तीनों कमरे में पड़ी हुई हैं और कमरा बाहर से बंद है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया था कि वो तीनों बेहोश हो गई थीं और इतनी रात हो गई। उन तीनों ने सोचा तो पाया कि 3:30 बजे तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। फिर अचानक उन्हें ऐसा क्या हो गया कि वो अचानक बेहोश हो गईं और देखते ही देखते रात के 10:30 बज गए। वो तीनों समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है कि तभी अचानक उन्हें खटखट की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा जैसे कोई बूट पहनकर चल रहा हो और उनकी तरफ बढ़ रहा हो, क्योंकि वो आवाज़ धीरे धीरे तेज हो रही थी। उन तीनों के अलावा उस कमरे में कोई भी नहीं था, इसलिए ये आवाज़ सुनकर वो तीनों बेहद घबरा गईं और दरवाज़ा पूरी ताकत से खोलने लगी। मगर दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि वो बाहर से बंद था और उस पर ताले लगे हुए थे।
तीनों ने बड़ी ही कोशिश से वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, मगर उनसे वो दरवाज़ा नहीं टूटा। वो तीनों लगी ही थी कि तभी उनको आवाज़ सुनाई दी कि रुको, मेरी बात सुनो। वो तीनों जैसे एकदम से सन्न हो गई और वहीं रुक गई। कुछ सेकंड्स बाद भी फिर उनको आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा कि जो तुम यहाँ ढूंढने आई हो, मैं वो तुम्हें दे सकता हूँ। अब उन तीनों के होश उड़ चुके थे। छोटा सा कमरा जिसमें वो सिर्फ तीनों ही थे, उसके अलावा और कोई भी नहीं। तो आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही थी? तीनों बहुत ही चकित थीं, मगर उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। वो सिर्फ चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी थीं। उन तीनों ने उस आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया और दरवाज़ा तोड़ने में लग गईं कि कैसे ये दरवाज़ा टूटे और वो कमरे से बाहर निकल आए। मगर ऐसा नहीं हुआ। वो तीनों घबराहट के मारे रोने लगी और हाथ जोड़कर खुद को छोड़ देने की गुहार लगाने लगी। तभी वापस से उन्हें वो आवाज़ सुनाई दी और उसने कहा कि मैं तुम सबको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस काफ़ी सालों में जो इंसाफ मुझे नहीं मिला, वो मुझे लगता है कि तुम तीनों से मिल जाएगा। तुम तीनों मुझे इंसाफ दिलाने में मेरी मदद करो, वरना मैं उस कमरे में तुम तीनों को रहने नहीं दूंगा। जैसे ही उस आवाज़ ने इतना कहा, तीनों को सारी बात समझ में आ गई। उन तीनों को ये समझ में आ गया कि जो आत्मा उन्हें काफ़ी दिन से परेशान कर रही थी, वो शायद यही है और उसने कुछ कहा है या वो कुछ चाहती है। तभी उन्हें दीवार पर एक छोटी हल्की परछाई दिखाई दी। देखते ही देखते वो एक अच्छे खासे मनुष्य में बदल गई। फिर क्या, उनके सामने एक हट्टा कट्टा नौजवान जो इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म में था, खड़ा था। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी, मगर उसके शरीर पर कई जख्म। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने बहुत बुरी तरह मारा है। उसके जख्मों से खून टपक रहा था और टपक टपक कर वो जमीन पर गिर रहा था। फिर भी उसके होठों पर मुस्कान थी, एक अलग मुस्कान। ये देखकर तीनों की आंखें जैसे फटी की फटी रह गईं। उस नौजवान ने अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मेरा नाम श्याम बहादुर है और मैं इंडियन आर्मी में सीनियर ऑफिसर था। मैं देहरादून का रहने वाला हूँ और मेरी उम्र 25 साल है। मैंने 25 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन करी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैं अपने काम में बहुत तरक्की कर रहा था। धीरे धीरे मेरा प्रमोशन होने लगा और मैं अपने सीनियर से भी ऊपर पदवी पर जाने लगा। बात बस इतनी सी थी कि मेरे सीनियर ऑफिसर, जिसका नाम लखन सिंह था, उसे मेरी तरक्की अच्छी नहीं लगी। वो नहीं चाहता था कि मैं उससे ऊपर जाऊं या उससे ज़्यादा बहादुर कहलाऊं। लखन सिंह ने मुझे झूठे केस में फंसा दिया और मुझे जेल करवा दिया। पहले तो मैं झारखंड के जेल में रहा, उसके बाद मैं दार्जिलिंग लाया गया और 5 सालों तक वहाँ सज़ा काटी। दार्जिलिंग इसलिए लाया गया क्योंकि लखन सिंह के एक रिश्तेदार, जो कि दार्जिलिंग जेल में जेलर था, वो मुझे प्रताड़ित कर रहा था। वो मुझे खाना नहीं देता था और बहुत मारता था, जिससे लखन सिंह को बहुत खुशी मिलती थी। मैंने काफ़ी सालों तक ये प्रताड़ना सही और एक दिन मेरी सज़ा पूरी हो गई। लेकिन मेरी सज़ा पूरी होने से पहले ही मुझे खाने में जहर देकर मार दिया गया और बाहर ये अफवाह फैला दी गई कि मैंने खुद से अपनी जान ले ली। मेरी फॉरेंसिक रिपोर्ट में सब कुछ साफ लिखा है और जब वो रिपोर्ट आई थी तो उसे भी गायब कर दिया गया, जिससे मुझे इंसाफ ना मिल पाए। मुझे मारकर
उसी जेल के बैरक में दफना दिया गया था और उस केस को बंद कर दिया गया। मैं जिस जेल में रहता था और जिस जेल के बैरक में रहता था, वो बैरक आज तुम्हारे हॉस्टल का कमरा नंबर 13 है। ये कहानी सुनकर तीनों के होश उड़ गए। उनके पैरों के नीचे से जैसे जमीन निकल गई। ये घटना उन्हें बहुत ही अचंभित कर रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई आत्मा उनसे बात कर रही है और खुद को इंसाफ दिलाने की गुहार लगा रही है, क्योंकि उन तीनों की उम्र महज 18-19 साल रही होगी। वो लड़कियां थोड़ी मासूम और नासमझ, वो कैसे इतने बड़े केस को सॉल्व करेंगी। बस यही सोच सोच कर उन्हें घबराहट हो रही थी। इतना कहकर श्याम बहादुर अचानक गायब हो गया, मगर उन तीनों के जहन में जैसे उतर गया। पहले तो तीनों ने सोचा कि नहीं, हम ये नहीं कर पाएंगे, मगर जब श्याम बहादुर की याद उन्हें आई तो उन्होंने अपने आंसू पोंछे और एकदम से होश में आ गई। उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है। जो फाइल वो ढूंढ रही थी अब वो उनके सामने पड़ी थी। उन्होंने वो फाइल अपने बैग में भरी और लाइब्रेरी से लौट आई। लाइब्रेरी का गेट अपने आप खुल गया और वो हॉस्टल में पहुंच गई। घर आकर जब उन्होंने फाइल पढ़ी तो उसमें साफ लिखा था कि श्याम बहादुर को जहर दिया गया था। उसे फूड पॉइजन हुआ और वो वहीं मर गया। और जिस सिपाही ने ये सब करवाया था वो आज भी जिंदा है और उन तीनों को उसे ढूंढना था। इंसानियत के नाते उन तीनों ने यह फैसला किया कि वो उसे ज़रूर ढूंढेंगी और उसे सज़ा दिलवाएंगी। फिर क्या, अगले दिन उन तीनों ने हॉस्टल में ताला लगाया और वहाँ से निकल गई। वहाँ से निकलकर वो सीधा दार्जिलिंग के आर्मी हेडक्वार्टर पहुंची। वहाँ पर जब श्याम बहादुर के बारे में बात उन्होंने छेड़ी तो कुछ ऑफिसर ने कहा कि हाँ, वो इस केस को जानते हैं। फिर उन तीनों ने मिलकर श्याम बहादुर के साथ काम करने वाले लोगों के नाम निकलवाए। उस नाम में लखन सिंह का भी नाम था। उन तीनों ने लखन सिंह के एड्रेस हेडक्वार्टर से पता किए और उसके घर के लिए निकल पड़ी। तकरीबन 4 घंटे के सफ़र को तय करके वो तीनों लखन सिंह के घर पहुंची। वहां जाकर उन्हें मालूम हुआ कि लखन अब वहां नहीं रहते, क्योंकि उन्हें एक ऐसी बीमारी हो गई थी कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके अलावा उनके घर में कोई और भी है जो उन्हें छुप छुप कर देखता है। इसलिए वो सुकून पाने के लिए मनाली चले गए। मनाली एक बेहद खूबसूरत शहर जहाँ नेचर को बहुत करीब से देखा जा सकता है। लखन सिंह ने खुद के सुकून के लिए मनाली में एक फार्म हाउस बनाया और अब वो वहीं रहते हैं। अब क्या, तीनों मनाली के लिए निकल पड़ी। कुछ ही घंटे में वो तीनों फार्म हाउस के सामने खड़ी थी। फार्म हाउस के ठीक सामने एक प्यारा सा गार्डन था जिसमें एक माली फूलों को पानी दे रहा था। उन तीनों ने माली से पूछा कि तुम्हारा मालिक कहाँ है? तो उसने बताया कि मालिक भीतर बैठे हुए हैं। वो तीनों फार्म हाउस के भीतर गई और उन्होंने जो देखा उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन तीनों ने देखा कि लखन सिंह बुरी तरह बीमार है और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। वो तीनों बिना कुछ बोले बस लखन सिंह को देख रही थी कि थोड़ी ही देर में लखन सिंह ने उन तीनों को अपने हाथों के इशारों से अपने पास बुलाया और तीनों के नाम लेकर उन्हें कहा कि मैं तुम तीनों को जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम तीनों यहाँ क्यों आई हो। ये बात सुनकर उन तीनों ने बहुत ही आश्चर्य दिखाया, क्योंकि वो तीनों लखन सिंह से पहली बार मिली थी, तो ये उसके लिए जानना नामुमकिन था कि वो तीनों कौन हैं और किस लिए आई हैं। मगर लखन सिंह ने जो बताया बहुत ही आश्चर्यजनक था।
उन्होंने बताया कि मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं श्याम बहादुर के साथ मैंने गलत किया और उसका भुगतान मैं अभी तक भर रहा हूँ। मैं अपनी आखिरी सांस में तुम सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही गिल्ट फील कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं जाते जाते अपने पापों का प्रायश्चित करूँ और श्याम बहादुर को इंसाफ दिलाऊं। मैं जानता हूँ कि श्याम बहादुर अपने घर का एक लौता बेटा था और उसकी बहुत बड़ी फैमिली थी जो उसे संभालनी थी। उसके जाने के बाद न जाने कैसे उसकी फैमिली ने सरवाइव किया होगा, मगर मुझे अब जाकर बुद्धि आई है और मैंने उसकी फैमिली के लिए कुछ करना चाहा। मैं एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा हूँ। मुझे फोबिया है कि मेरे आसपास कोई घूमता है, मुझे छुप छुप कर देखता है और मैं जानता हूँ कि शायद कहीं ना कहीं वो मेरा दोस्त श्याम बहादुर ही है। खुद को उसका दोस्त बोलने में शर्म आती है, क्योंकि जो मैंने उसके साथ किया है वो शायद कोई एक दुश्मन के साथ भी ना करे। इसलिए जाते जाते मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना सारा ज़मीन जायदाद श्याम बहादुर की परिवार को और उसके आने वाले पुश्तों के नाम करता हूँ। इतना कहकर लखन सिंह ने हाथ बढ़ाया और अपने पास में रखे टेबल के ऊपर रखी फाइल उठाई और उन तीनों के हाथ में पकड़ा दिया, ये कहते हुए कि इसमें सारे कागजात हैं, ये ले जाकर श्याम बहादुर के परिवार को सौंपना है। जैसे तुम तीनों यहाँ तक पहुँची, वैसे ही तुम तीनों श्याम बहादुर के घर पर जाओगे और ये फाइल उन्हें दोगे, ये कहकर कि मेरी जितनी भी ज़मीन जायदाद है सब उनके नाम है। मैंने आज तक जो भी कमाया है सब उनके नाम है और मेरी तरफ से उनसे माफ़ी मांगोगे। मेरी बच्चियों, मेरे लिए इतना कर दो, मैं तुम लोगों का एहसानमंद रहूँगा। वो तीनों सिर्फ लखन सिंह की बातें सुन रही थीं। ना उन तीनों ने कुछ बताया और ना लखन सिंह ने पूछा। उन तीनों ने फाइल उठाई और अपने बैग में भर ली। देखते ही देखते लखन सिंह की आंखें धुंधलाने लगी और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। वो अब मौत की गोद में चला गया था। लखन सिंह अब मर चुका था। उन तीनों ने लखन सिंह के माली को यह खबर दी और माली जाकर लखन सिंह के परिवार को, देखते ही देखते उसका पूरा परिवार वहां एकजुट हो गया और उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगा। यहाँ वो तीनों लड़कियां श्याम बहादुर के घर के लिए निकल पड़ी। पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना फर्ज निभाते हुए उन तीनों ने वो फाइल, ज़मीन जायदाद के कागजात, लखन सिंह की दी हुई पूरी अमानत श्याम बहादुर के परिवार को सौंप दिया और वापस हॉस्टल लौट आई। इन सब के बीच उन 18-19 साल की लड़कियों को ये बुद्धि कहाँ से आई, ये वो भी नहीं जानती थी। बस उन्होंने अपना फर्ज समझा और इस काम को पूरा किया। ये उन तीनों की जिंदगी का सबसे बड़ा एक हादसा कहो या एक छोटी सी कहानी या जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ।